स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। गुरुपुरब की आप सभी को हार्दिक बधाई, कार्तिक पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। और आज फिर से हमारे डेली सेशन डेली इकोनॉमी न्यूज में आपका स्वागत है। यह सेशन मंडे से सैटरडे हर दिन रात में 8 बजे मैं लेता हूं आपके लिए, ताकि इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे जो खबरों में हैं वो आपके लिए आसान हो सके और आप आसान भाषा में उनको समझ सकें। तो आज उसी कड़ी में डेली इकोनॉमी न्यूज में आपको 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। वो 2 टॉपिक क्या हैं एक बार देख लेते हैं। वो 2 टॉपिक हैं नीड वन रेट GST regime says प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चीफ देबरॉय, विवेक देबरॉय। अब विवेक देबरॉय एक इकोनॉमिस्ट हैं जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चीफ हैं, चेयरमैन हैं, जो प्रधानमंत्री को राय देते हैं। और उन्होंने बोला है कि जीएसटी में एक रेट होना चाहिए, वन रेट जीएसटी होना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है, सारी चीजें हम समझेंगे। सेकंड, 10 स्टेट अकाउंट फॉर 82% ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो। माइक्रो फाइनेंस की रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में बात यहां हो रही है, क्षेत्रीय कॉन्सेंट्रेशन के बारे में यहां बात हो रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये 2 टॉपिक आज के हमारा एजेंडा है। आज के एजेंडा में ये 2 टॉपिक हैं और इनको डिस्कस करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। फाउंडेशन बैच 8 आपके लिए लॉन्च किया है स्टडी IQ ने, जिसमें आपको सभी की सभी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। लाइव क्लासेस होंगी और वो 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें आपको दोनों प्री और मेंस दोनों की तैयारी एकदम बेसिक स्तर से ABCD लेवल से कराई जाएगी। जैसे एक छोटे बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, वैसे यूपीएससी का सारा सिलेबस आपको ABCD लेवल से सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जैसी चीजें मिलेंगी। और मेंस में खास तौर से आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी डेली, और वीकली रिवीजन क्विजेस भी दिए जाएंगे आपको। साथ ही साथ आपको इसमें मेंटर्स दिए जाएंगे जो आपकी कॉन्स्टेंटली हेल्प करेंगे। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है, एडमिशन लेने के लिए कोड यूज करना है KP लाइव। 19,000 में यह कोर्स मिल जाएगा, वैसे कीमत 24,499 रुपए है। कौन सा कोड इस्तेमाल करना है एक बार देख लीजिए। कोड इस्तेमाल करना है आपको KP लाइव। अब आ जाते हैं, इस कोड को इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा पहला क्या है? पहला टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया फॉलो करने के लिए ये 3 चीजें हैं, यहां फॉलो कर लीजिए। और अगर सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो यहां ज्वाइन कर लो। पहला टॉपिक क्या है? नीड वन रेट GST regime says प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चीफ विवेक देबरॉय। अब सबसे पहली बात यहां यह आती है कि वन रेट GST की बात क्यों हो रही है। So please understand, when GST एक लंबी जर्नी से गुजरा है। पहली बार GST लागू करने की बात हुई थी 2008 में, and it was finally passed in 2016 and implemented in 2017. GST क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। It is the biggest tax reform which has taken place in India. So what is it trying to do? It is trying to reform the indirect tax system in India. ये भारत की जो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है उसको सुधार करने का तरीका है। ये क्या है? ये it is a destination based tax. Destination based टैक्स, यानी जहां कंजम्पशन होगा वहां यह टैक्स लगाया जाता है। अब जब यह टैक्स कंसीव किया था, सोचा गया था,
तब यह माना गया था कि यहां एक टैक्स रेट होगा, यानी सिंगल टैक्स रेट होगा, ताकि जिन कारणों की वजह से रिफॉर्म की जरूरत थी, किन कारणों की वजह से जीएसटी की जरूरत थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स थे, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हो रहा था, यानी जनता पे टैक्स का भार बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। उसी वजह से तो जीएसटी लाया गया है। और क्या वजह से जीएसटी लाने की? और तो कोई वजह नहीं थी। तो ये एक कारण थे। लेकिन आज के समय अगर हम देखें जीएसटी में क्या रेट है, 2% भी है, 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है, तो मल्टीपल टैक्स रेट है। तो जिस पर्पस से लाया गया था वो डिफीट हो गया था। अब जब जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात हो रही थी तो उस समय एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो कौन थे? अरविंद सुब्रमण्यन। उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी आई थी जिसने यह बताना था कि भाई जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होगा। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का क्या मतलब है? रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का सीधा सा मतलब होता है कि वो कौन सा टैक्स रेट होगा जिसपे जो जीएसटी के पहले जो कर प्रणाली थी और जीएसटी के बाद जो कर प्रणाली होगी उसमें टैक्स में कोई अंतर नहीं आना चाहिए कलेक्शन में। तो इन्होंने सजेस्ट किया था 17 से 18% होना चाहिए जीएसटी रेट, सिंगल टैक्स रेट होना चाहिए, सिंगल टैक्स रेट। लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी और सरकार ने मल्टीपल टैक्स रेट के अंदर मल्टीपल चीजों को डिवाइड कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और आज भी हो रही हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में विवेक देबरॉय ने कहा है that Indian polity should take a call on having GST system with single rate, की एक रेट होना चाहिए, मल्टीपल टैक्स रेट नहीं हो सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो, एक टैक्स रेट पे इसको हमें टैक्स करना चाहिए। और उसका कारण उन्होंने कई सारे बताए, लेकिन खास कारण क्या है कि उन्होंने यह भी बोला सिटीजन should also be willing to pay higher taxes on or settle to reduce delivery of public goods and services। उन्होंने ओनस किस पे डाल रहे हैं? वो जनता पे ओनस डाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जनता को ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर जनता टैक्स देने को ज्यादा तैयार नहीं है तो जनता का कोई हक नहीं बनता सर्विस डिलीवरी मांगे सरकार से। अब ये तो ऑड बात उनने बोली है, इसका कोई सेंस नहीं है, वो तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये कहने में एक लॉजिक है। उनका लॉजिक क्या है? उनका कहने का मतलब है सरकार के ऊपर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे की डिमांड जो लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, वो है 23% ऑफ जीडीपी सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। और सरकार का टैक्स कलेक्शन कितना है? सरकार का टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो सरकार को कितना टैक्स आ रहा है वो बताता है, वो है 15% ऑफ जीडीपी। तो ये क्या है? आमदनी आपकी कम है, खर्चा ज्यादा है। तो उनका यह कहना है क्योंकि यह सिचुएशन है, गवर्नमेंट शुड इंप्लीमेंट वन टैक्स रेट irrespective of product and people should be willing to pay more taxes, because if they want services from the government they should be willing to pay more taxes। यह कहना है उनका। अब ये क्या है? देबरॉय हाईलाइटेड कि टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है। टैक्स जीडीपी रेशियो क्या बताता है हमको? टैक्स कलेक्शन रेट ऑफ एनी गवर्नमेंट 15% है। डिमांड फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, स्कूल, इन सब पे बनाने पे कितना है? 23% ऑफ जीडीपी है। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि टैक्स रेट को सिंगल करना चाहिए। उन्होंने क्या, इवन टुडे देयर आर आइटम्स आउटसाइड जीएसटी नेट। जीएसटी के बाहर आज के समय क्या क्या चीजें हैं जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल। फिर अल्कोहल। फिर और क्या बाहर है इससे? व्हाट एल्स है आपका? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी कई चीजें हैं जहां से रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता है और वो जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है। और उन्हें हाईलाइट किया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसने जीएसटी रोल आउट के पहले 17% सिंगल जीएसटी रेट सजेस्ट किया था, अरविंद सुब्रमण्यम कमिटी। लेकिन आज के समय अगर जो टैक्स रेट है, सारे टैक्स स्लैब्स को हम ले भी लें तो एवरेज टैक्स रेट कितना आ रहा है? 11.5%, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से कम है। तो उससे सरकार का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो कम है, सरकार के पास कम संसाधन है खर्चा करने के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि सिंगल टैक्स रेट होना चाहिए। आई होप पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टॉपिक में बढ़ने से पहले ये बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। फिर से बता रहा हूं, बैच 8 है। इसकी क्लासेस 14 नवंबर से चालू हो रही है। शाम का बैच है 6 बजे का। और अगर आप लाइव क्लासेस में आते हो तो आपको स्टार्टिंग में फायदा तो बता दिया है, लेकिन जब आपकी लाइव क्लासेस होंगी तो क्लास के पहले आपको इसमें क्रक्स दिया जाएगा, जो आप पढ़कर क्लास में आ सकते हो। पढ़कर आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, जो भी आप भाषा समझते हो उसमें आप ले लो नोट्स। एक बार फिर से बता दूं, इस कोर्स को खरीदने के लिए यह कोड लगाना है आपको, केपी लाइव, ये कोड लगाना है और आपको 19,000 रुपए में यह कोर्स मिल जाएगा। अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है 10 स्टेट अकाउंट फॉर 82% ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो। अब ये माइक्रो फाइनेंस क्या होता है जी? व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? लोन्स दैट आर गिवन टू लो इनकम एंड पुअर पीपल। जो भी लोन कम आय वाले व्यक्ति या गरीब लोगों को दिया जाता है उसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस यानी अगर आरबीआई की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, अनसिक्योर्ड लोन्स गिवन टू हाउसहोल्ड्स whose income is less than 3 lakhs per annum। वो अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जिसमें कुछ भी आप गिरवी नहीं रखते हैं, कुछ भी आप कोलैटरल नहीं रखते हैं। अनसिक्योर्ड लोन जो उन घरों को दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। और माइक्रो फाइनेंस गरीबों को क्रेडिट पहुंचाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। बांग्लादेश के जो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट को लीड करते थे उनको तो नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो माइक्रो फाइनेंस गरीबों को आगे ले जाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है, सूक्ष्म वित्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली के द्वारा हर गरीब आदमी को, कम आय वाले आदमी को लोन नहीं पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसके जरिए पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहां अब जो पता चल रहा है कि एक रीजनल डिस्पैरिटी है। हर स्टेट में माइक्रो फाइनेंस उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है जितना कुछ स्टेट में कर रहा है। तो क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसकी बात हो रही है यहां। While microfinance is present in every nook and corner of the country in terms of geographical distribution, 82% of the loans, 82% लोन सिर्फ 10 स्टेट में है। ऐसा कहना है एम राजेश्वर राव, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अब इनका क्या कहना है? इन टर्म्स ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ईस्टर्न इंडिया है और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इट अकाउंट्स फॉर 37%, 37% लोन्स इसी क्षेत्र में है। फॉलोड बाय साउथ
साउथ इंडिया में कितना है 27% एंड वेस्ट इंडिया में 15%। ना बचता क्या है आपका, नॉर्थ इंडिया बचता है, वहां है नहीं। सो दस इन इंपैक्टिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड the role of microfinance continues to be important. Hopefully going forward the spread could be diversified. तो क्या आशा क्या है आरबीआई की कि भाई सिर्फ 10 स्टेट में 82% लोन दिए जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में, और इंडिया में स्टेट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं, वहां नहीं हो रहा। तो एक रीजनल डिस्पैरिटी है। तो ये दिखा रहा है कि माइक्रो फाइनेंस का पेनिट्रेशन कुछ स्टेट में ज्यादा बेहतर है और कुछ स्टेट में नहीं है। उसको ठीक करने की जरूरत है, और उसको ठीक करने में उनका सजेशन यह है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, डिजिटल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए। He said there is a strong case for adoption of technology in microfinance sector, not only to improve efficiency and bring down the operational cost. ऑनलाइन लोन दोगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से फ्रॉड भी कम होगा, सर्विस एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा, और कंज्यूमर की अवेयरनेस भी होगी, और रीच जो है, डिस्पैरिटी जो है, उसको भी हम ठीक करने में कामयाब हो सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, leveraging digital solutions can enable microfinance lenders to increase their productivity manifolds across entire lending cycle. उत्पादकता जो है माइक्रो फाइनेंस की कंपनियों की, उसको भी डिजिटल सॉल्यूशंस के जरिए बेहतर किया जा सकता है। क्यों? फ्रॉड कम होगा, सर्विस एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, रीच बढ़ेगी, तो क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में बोला गया है। आई होप आप आज के दोनों टॉपिक अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप मुझे इन तीनों जगह अपने डाउट्स भेज सकते हैं। सेशन की पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन तीनों जगह आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब जाने से पहले इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। कोड आपको इस्तेमाल करना है KP लाइव, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है और आपको ये 19,000 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा 24,499 की जगह। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।